हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टॉम राइडर किंग के एपिसोड नंबर 3 को। ये इनमें सच में ही अपना असली रंग दिखा रही है और इस सीरीज में सोल लेवलिंग से हटकर एक नया मजा आने लग गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कियोशी और हमारे मेन कैरेक्टर जुहून का आमना सामना हो चुका था। कियोशी को फोन पर किसी से बात करते हुए जुहून पर शक हो जाता है कि वही पिछला रेलिक चुराया था। तभी अचानक चारों तरफ एक जबरदस्त भूकंप आता है, जिसका मतलब था कि एक नया टॉम अपीयर होने वाला है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कियोशी को उसकी भविष्यवाणी करने वाली रेलिक ने बताया था। हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से अचानक अनगिनत टूटी फूटी तलवारें बाहर निकलने लगती है। आसपास मौजूद लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और जुहून भी यह देखकर हैरान रह जाता है। जुहून को इस टॉम का ऑरा बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि जमीन से निकलने वाले ये सिग्नल साफ बता रहे थे कि अंदर मौजूद रेलिक बेहद खतरनाक और जानलेवा है। चारों तरफ टूटी तलवारें देखकर जुहून तुरंत समझ जाता है कि यह टॉम जापान की मशहूर मुरामासा तलवार से जुड़ा हुआ है। जुहून हमें मुरामासा का इतिहास बताता है कि मुरामासा एक ऐसा स्वॉर्डस्मिथ घराना था जो जापान के सेंगोकू और ईडो एरा के दौरान अपनी तलवारों की भयानक धार के लिए जाना जाता था। दादा से लेकर पोते तक 3 पीढ़ियों ने ये तलवारें बनाई थी, लेकिन मुरामासा एक शापित तलवार थी जिसने पूरे के पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया था। इसी वजह से यह टॉम और उसकी रेलिक इंसानों से सख्त नफरत करती है और उन्हें मारना चाहती है। तभी जुहून के सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई देती है। टॉम के अंदर मौजूद रेलिक का जहरीला और शापित ऑरा जुहून के शरीर पर हमला करने लगता है। वार्निंग मिलती है कि उसकी स्किन डैमेज हो रही है और उसे तुरंत प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम देख सकते हैं कि जुहून की बॉडी पर जलने के निशान पड़ रहे थे और उसका चमड़ा जल रहा था, लेकिन अपना जुहून कहाँ रुकने वाला था। वह बिना अपनी परवाह किए आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ते हुए जुहून सोचता है कि मुझे उस रिपब्लिक ऑफ बैंड वाले बंदे कियोशी का ही पीछा करना चाहिए था, क्योंकि उसे पक्का पता होगा कि मुरामासा कहाँ छुपा हुआ है। जुहून को डर था कि कहीं कियोशी उससे पहले पहुंचकर मुरामासा पर कब्जा न कर ले, इसलिए वह तेजी से उस जगह को ढूंढने लगता है। तभी जुहून के सामने एक गहरा गड्ढा आता है जहाँ कई लोग फंसे हुए थे। उनमें से एक लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और हाथ में तलवार लेकर बाकी लोगों पर हमला कर रही थी। जुहून देखते ही समझ जाता है कि मुरामासा की शापित तलवार ने उस लड़की को वश में कर लिया है। अगर उस शापित तलवार का एक छोटा सा कट भी किसी को लग जाए तो वह इंसान भी इसका गुलाम बन जाएगा। अगर इस तलवार ने और लोगों को काट लिया तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। तभी जुहून गौर करता है कि उस गड्ढे के ऊपर अपने आप एक ब्रिज बन रहा है। वह समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर इन मासूम लोगों को इस गड्ढे में धक्का दिया है ताकि इंसानी बलि चढ़ाकर उस ब्रिज को पूरा किया जा सके। जुहून नीचे फंसे लोगों से पूछता है, तुम्हें यहाँ किसने धक्का दिया? क्या वह बंदा रिपब्लिक ऑफ बैंड का था? लोग रोते हुए कहते हैं, हाँ, वह एक अजीब भाषा बोलने वाला गार्ड था। उसने हमें बलि का बकरा बनाकर यहाँ गिरा दिया और खुद भाग गया। यह सुनकर जुहून मुस्कुराता है और सोचता है कि चलो अभी भी देर नहीं हुई है। इसके बाद जुहून अपने जेब से वह रेलिक्स निकालता है जो उसने कियोशी से चुराए थे, एक ब्रासलेट और एक राइस केक। जुहून बताता है कि यह सिस्टर सन एंड ब्रदर मून की पौराणिक कथा वाली रेलिक है। इस कहानी में जब एक माँ अपने बच्चों के लिए घर लौट रही होती है तो एक टाइगर उससे राइस केक मांगता है, और यह ब्रासलेट दरअसल वही जादुई रस्सी है जिसने बच्चों को टाइगर से बचाकर आसमान में पहुंचा दिया था। तभी जुहून के सामने एक स्टेटस विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने एक नया टाइटल और F रैंक की स्किल अनलॉक कर ली है। इसी के साथ जुहून के चारों बेसिक स्किल पूरे हो जाते हैं। स्पाई, लिंग्विस्टिक, टॉम एक्जिवेशन, डेक्सटेरिटी की मदद से जुहून अनजान चीजों और रेलिक्स को बहुत जल्दी सीख सकता है। चोरी करने का सक्सेस रेट बढ़ जाता है और रेलिक्स को रिस्टोर मेंटेन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब जुहून ऑफिशियली एक फुल फ्लेज टॉम राइडर बन चुका था और इस टॉम के क्लियर होते ही उसे एक खास रिवॉर्ड मिलने वाला था। बिना देर किए जुहून सीधे उस गहरे गड्ढे में कूद जाता है। वह उस पोजेस लड़की से फाइट करता है और अपनी रस्सी वाली रेलिक का इस्तेमाल करके उस लड़की को कसकर बांध देता है। जैसे ही लड़की बनती है, मुरामासा का शापित असर उसके ऊपर से खत्म हो जाता है और वह होश में आ जाती है। जुहून लोगों से पूछता है कि रिपब्लिक ऑफ बैंड का वह बंदा किस तरफ गया। लोग इशारा करते हैं कि वह ब्रिज पार करके गुफा के अंदर गया है। तभी वह रस्सी एक छोटे बच्चे की तरह जुहून से खेलने लगती है और बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन जुहून उसे वापस बुलाकर अपने हाथ में बांध लेता है। फिर जुहून उन सभी मासूम लोगों को गड्ढे से बाहर निकालकर उनकी जान बचाता है और खुद ब्रिज पार करने लगता है। उधर गुफा के अंदर कियोशी उसी ब्रिज पर आगे बढ़ रहा होता है। वह फोन पर किसी फ्यूचर गाइड से बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि असली मुरामासा तलवार कहाँ छुपी है। आगे चलकर कियोशी को तलवारों का एक गड्ढा मिलता है। वह पागल की तरह असली मुरामासा को ढूंढने लगता है ताकि वह ताकतवर बनकर सब पर राज कर सके, लेकिन उसे हर तरफ सिर्फ टूटी फूटी तलवारें ही मिलती हैं। तभी अचानक पीछे से वही लोग आ जाते हैं जिन्हें जुहून ने गड्ढे से निकाला था। वह कियोशी को देखते ही पहचान जाते हैं कि इसी रिपब्लिक ऑफ बैंड वाले गार्ड ने उन्हें धक्का दिया था और सब मिलकर कियोशी पर टूट पड़ते हैं और उसकी जमकर कुटाई कर देते हैं। पिटते हुए कियोशी देखता है कि उनके पीछे एक बंदा
जिंदा हाथ में गोल्डन कुल्हाड़ी लिए खड़ा है। कियोशी समझ जाता है कि यह सब जुहून का खेल है। जुहून हंसते हुए कहता है, अरे कियोशी भाई, तुम मुझसे आगे थे, फिर भी अभी तक असली रेलिक नहीं ढूंढ पाए। लगता है तुम्हारी किस्मत में रेलिक ही नहीं है। जुहून अपनी गोल्डन एक्स की स्कैनिंग पावर का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही असली मुरामासा कटाना को ढूंढकर अपने हाथ में उठा लेता है। जैसे ही जुहून मुरामासा को पकड़ता है, बस सांपी तलवार बोलना शुरू कर देती है, अच्छा तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। अगर तुम्हें मेरी असली ताकत चाहिए तो मुझे 10 इंसानों का ताजा खून दो। सिर्फ इंसानों का खून ही मेरी इस टूटी हुई बॉडी को ठीक कर सकता है। अगर तुमने खून देने से मना किया तो तुम इस टॉम से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। तलवार की बात सुनकर जुहून चिढ़ जाता है और कहता है, इसीलिए मुझे तलवारों से नफरत है। तुम मेरा टेस्ट लेगी? तलवार अकड़ कर कहती है, हाँ जाओ और तुम्हारे सामने खड़े उन इंसानों को मार डालो। लेकिन अपना जुहून झुकने वालों में से नहीं था। वह पाथ ऑफ डोमिनेंस का इस्तेमाल करते हुए मुरामासा पर अपना भयानक दबाव बनाता है और चिल्लाकर कहता है, टेस्ट तुम मुझे नहीं देगी, मैं तुझे दूंगा। सीधी जलेबी की तरह एक अच्छी तलवार बन और आसपास की इन सारी नकली तलवारों की पावर को सोख ले। जुहून का खौफ देखकर मुरामासा थर-थर कांपने लगती है। आसपास मौजूद हजारों तलवारें काली परछाइयों में बदलकर मुरामासा के अंदर समाने लगती है। एक जबरदस्त धमाका होता है और मुरामासा पूरी तरह से रिस्टोर होकर एक चमचमाती असली तलवार में बदल जाती है। कियोशी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से से लाल पीला होने लगता है। जुहून अपनी रस्सी वाली रेलिक से सभी बंदों को टॉम से बाहर निकालने लगता है। कियोशी भी दबे पांव छुपकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जुहून उसे रोक लेता है। कियोशी गिड़गिड़ाते हुए मुंह बनाने लगता है और कहता है, अरे भाई मुझे जाने दे, मैं तुझे कोरियाई गवर्नमेंट से रिकमेंड करूंगा, वे तुझे बहुत सारा पैसा देंगे। हमारे पास फ्यूचर गाइड करने वाली रेलिक है, वे तुझे गाइड करेंगे। तुम हमारी टेकेबीएम कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर लो। टेकेबीएम कॉर्पोरेशन का नाम सुनते ही जुहून की आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि यही वह कमीनी कंपनी थी जिसने 15 साल बाद फ्यूचर में जुहून का इस्तेमाल कर उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। जुहून बिना कुछ कहे कियोशी की छाती पर एक इतने जोरदार लात मारता है कि कियोशी दूर जा गिरता है। जुहून कियोशी को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर बाहर निकलने लगता है और पीछे से पूरे टॉम को सील करने का ऑर्डर दे देता है। टॉम का मलबा और भारी पत्थर कियोशी के ऊपर गिरने लगते हैं। इसके बाद टीवी पर न्यूज चलने लगती है। हर तरफ खबर फैल जाती है कि अचानक आए भूकंप के बाद अजीब से टॉम्स बनने लगे हैं। एक जहां 50 से ज्यादा लोग फंस गए थे और दीवारों से खतरनाक तलवारें निकल रही थी। तभी न्यूज में रेस्क्यू किए गए एक बंदे का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जो साफ साफ बताता है कि रिपब्लिक ऑफ बैंड के एक गार्ड ने उन्हें बलि देने के लिए गड्ढे में फेंक दिया था। यह सुनते ही न्यूज एंकर बताता है कि साउथ कोरिया और रूस ने रिपब्लिक ऑफ बैंड की इस नीच हरकत की कड़ी निंदा की है और जवाब मांगा है। अगले सीन में हमें रिपब्लिक ऑफ बैंड मिलिट्री का एक हाई लेवल हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। वहाँ का एग्जीक्यूशन टीम का हेड गुस्से में एक आर्मी ऑफिसर पे चिल्ला रहा होता है, या मीडिया में क्या बकवास चल रही है। टॉम्स और रेलिक्स का सच बाहर आ गया और तुम लोगों ने पूरे रिपब्लिक ऑफ बैंड का नाम मिट्टी में मिला दिया। आर्मी ऑफिसर डरते हुए सफाई देता है, सर इसमें हमारी गलती नहीं है, यह उस भविष्यवाणी बताने वाले की गलती थी। हेड डांटते हुए कहता है, तुम बेवकूफों ने तो उस प्रॉफिट को पहले ही मार दिया था। ऑफिसर माफी मांगते हुए कहता है कि उन्होंने उस मरे हुए प्रॉफिट की पावर्स को ट्रैक करके इस बार काम किया था, लेकिन उस जुहून ने हमारे प्लान पर पानी फेर दिया। ऑफिसर एक आखिरी मौका मांगता है। उधर जुहून अपने होटल रूम में आराम कर रहा होता है। वह देखता है कि उसके हाथ पर अभी भी मुरामासा के जहर का काला निशान मौजूद है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जुहून ने टॉम के नियमों और ट्रायल को इग्नोर करके जबरदस्ती रेलिक पर अपना डोमिनेंस थोपा था। अगर जुहून बार बार अपनी बॉडी पर इतना दबाव डालेगा तो उसका शरीर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। तभी जुहून के सामने स्टेटस विंडो आती है, बधाई हो, आपने टॉम सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया और आपका रिवॉर्ड तैयार है। सिस्टम जुहून को 2 रास्ते चुनने को कहता है, पाथ ऑफ डोमिनेंस या पाथ ऑफ एफिनिटी। जुहून बिना सोचे पाथ ऑफ डोमिनेंस को ही चुनता है। रिवॉर्ड स्क्रीन पर दिखा है, लेकिन जुहून के हाथ में कुछ नहीं आता। जुहून अपना रिवॉर्ड होटल में ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद जुहून अपना जेब टटोलता है और तो उसे एक छोटा सा चमकता हुआ मोती मिलता है। यह एक कंज्यूमर रेलिक था, यानी इसे खाकर तुरंत पावर्स हासिल की जा सकती थी। जुहून उस मोती को निगल लेता है। निगलते ही उसके हाथ से मुरामासा का सारा जहर गायब हो जाता है। सिस्टम पर मैसेज आता है, आपकी टॉम पॉइजन इम्यूनिटी और टॉलरेंस पूरी तरह रिस्टोर और अपग्रेड हो चुकी है। जुहून हैरान होकर सोचता है, क्या यह सब वह कौवा कर रहा है? वह मेरे लिए रास्ते इतने आसान बनाकर आखिरकार मुझसे क्या करवाना चाहता है? तभी अचानक एक और स्टेटस विंडो चमकती है। वार्निंग, एक एस ग्रेड की रेलिक एक्टिवेट हुई है और वह आपका फ्यूचर रीड कर रही है। जुहून तुरंत समझ जाता है कि रिपब्लिक ऑफ बैंड वालों ने फ्यूचर गाइड रेलिक का इस्तेमाल करके उस पर नजर रखनी शुरू कर दी है। जुहून हमें बताता है कि यह फ्यूचर गाइड की किताब एंशिएंट चाइना के महान रणनीतिकार झुगे लियांग की रेलिक है। जुहून फ्यूचर से आया था, इसलिए उसे इस रेलिक का पूरा सच पता था। यह रेलिक खुद टॉम नहीं बनाती, बल्कि अपना मालिक खुद चुनती है। पास्ट में इस रेलिक ने एक बेहद मासूम जापानी लड़की को अपना मालिक चुना था, जिसका नाम सासाकी
यूका थी। जब रिपब्लिक ऑफ वैंड को यूका के बारे में पता चला तो उन्होंने मदद का नाटक करके यूका को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन बेचारी यूका कभी पढ़ी लिखी नहीं थी और वह उस जादुई किताब में लिखी एंशिएंट अरेबिक भाषा को पढ़ नहीं पा रही थी। बाद में रिपब्लिक ऑफ वैंड के ही किसी शातिर इंसान ने यूका का मर्डर कर दिया और उसकी किताब चुराकर खुद फ्यूचर गाइड का नया ओनर बन गया। लेकिन जुहोन ने टाइम ट्रेवल करके पास्ट को बदल दिया है, इसलिए सासाकी यूका अभी जिंदा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सासाकी यूका दिखाई देती है। रिपब्लिक ऑफ वैंड के गार्ड्स उस पर चिल्ला रहे होते हैं, जल्दी करो, इस किताब को पढ़कर बताओ कि आगे क्या होने वाला है। यूका कहती है कि उसे इस किताब का एक भी अच्छा समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी किताब के पन्ने पर एक लाइन चमकती है जिसे यूका पढ़ लेती है। उस पर लिखा था, मैं बहुत जल्द मारी जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुहोन फ्लाइट पकड़कर सीधे जापान पहुंच चुका था। वह एक रेस्टोरेंट में बैठकर मजे से सुशी खा रहा होता है। उसके हाथ में एक नोटबुक होती है जिस पर वह बार बार लिख रहा होता है, यूका मरेगी, यूका मरेगी। जुहोन मुस्कुराता है। दरअसल झुंगे लियांग की फ्यूचर गाइड सामने वाले इंसान के इरादे को पढ़ती है। जुहोन ने जानबूझ से अपने दिल में यूका को मारने का झूठा इरादा बनाया था ताकि फ्यूचर गाइड रिपब्लिक ऑफ वैंड वालों को अलर्ट कर दे और रिपब्लिक ऑफ वैंड वाले खुद यूका को लेकर जुहोन के पास पीछे चले आए। और जुहोन का यह मास्टर प्लान पूरी तरह कामयाब होता है। रेस्टोरेंट के बाहर बंदूकधारी रिपब्लिक ऑफ वैंड के सोल्जर्स और सासाकी यूका पहुंच चुके थे। यूका घबराते हुए सोल्जर्स से कहती है, वह बंदा मुझे जान से मारना चाहता है, तुम मुझे सुशी की प्लेट देकर उसके पास क्यों भेज रहे हो? वो कहते हैं, चुपचाप अंदर जाओ, हमने तुम्हें ट्रैक कर रखा है, वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। यूका सुशी की प्लेट लेकर अंदर आती है। जैसे ही यूका जुहोन को देखती है, वह जुहोन के हैंडसम लुक्स को देखकर उस पर पूरी तरह फिदा हो जाती है। जुहोन भी समझ जाता है कि फ्यूचर गाइड की असली ओनर सासाकी यूका उसके सामने आ चुकी थी। बाहर खड़े लोग कैमरे के जरिए अंदर की हलचल देख रहे होते हैं। वे देखते हैं कि जुहोन अपनी तलवार निकाल रहा है। वे लोग चिल्लाते हैं, हमले के लिए अंदर घुसो। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ भागते हैं, अंदर से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। असल में किसी और ने नहीं बल्कि खुद सासाकी यूका ने ही अंदर से एक कुंडी लगा दी थी। यूका जुहोन की बहुत बड़ी फैन बन चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि बाहर खड़े लोग उनकी बातें सुने। यूका अपने फोन पर टाइप करके जुहोन को मैसेज दिखाती है, आप कितने ज्यादा हॉट हो, क्या आप मेरे साथ बोबा टी पीने चलोगे? आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? जुहोन मन ही मन सोचता है, यह लड़की सच में मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है। इस सिचुएशन में भी इसे डेट की पड़ी है। लेकिन जुहोन इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और फोन पर टाइप करके जवाब देता है। वो फोन में क्या लिखा है ये हमें नहीं दिखाया जाता। बाहर खड़े लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक दरवाजा उड़ता हुआ बाहर गिरता है। जुहोन की ब्रेसलेट वाली रस्सी बाहर निकलकर तीनों लोगों को पलक झपकते ही जकड़ लेती है और तीनों को बांध देती है। जुहोन और सासाकी यूका वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं। इसी के साथ टॉम राइडर किंग का यह सुपर मजेदार और एक्शन से भरपूर एपिसोड खत्म होता है। सच में यह एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। लास्ट में जुहोन और यूका की कमेंट्री देखने में बड़ा मजा आया। आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। अब मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।